नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में लगातार आपको नई नई जानकारी हम देते हैं। आज भी बेहद ही खास जानकारी आपके लिए हम कार्यक्रम में लेकर आए हैं। आज कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के किसानों को प्रोत्साहित किया प्राकृतिक खेती के लिए, और साथ ही बात होगी विज्ञान और किसान की भी, कृषि स्टार्टअप की भी, और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की भी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों को प्रोत्साहित करते हैं, फिर चाहे बात प्राकृतिक खेती की ही क्यों ना हो। जी हाँ, आपको बता दें, प्री वाइब्रेंट गुजरात समिट 2021 के तहत राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जीरो बजट फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती को लेकर, और इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमारे देश के किसान हैं उनको संबोधित किया वर्चुअल मोड में, और उन्हें बताया कि आज के समय को अगर देखा जाए तो प्राकृतिक खेती कितनी महत्वपूर्ण है और इसका क्या महत्व है। साथ ही इसको लेकर उन्होंने लगातार किसानों को प्रोत्साहित भी किया। क्या कुछ खास रहा उनके संबोधन में, आइए देखते हैं। सरकार दे रही है प्राकृतिक खेती पर जोर। आजादी के अमृत महोत्सव में आज समय अतीत के अवलोकन का, उनके अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग बनाने का भी है। आजादी के बाद के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई, जिस दिशा में बढ़ी, वो हम सब ने बहुत बारीकी से देखा है। अब आजादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है, आने वाले 25 साल का जो सफर है, वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है। बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं। और श्रीमान तोमर जी ने इसका कुछ जिक्र भी अपने भाषण में किया है। खेती के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल जैसे आय के अनेक वैकल्पिक साधनों से किसानों को निरंतर जोड़ा जा रहा है। गांवों में भंडारण, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग को बल देने के लिए लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये तमाम प्रयास किसान को संसाधन दे रहे हैं, किसान को उसकी पसंद का विकल्प दे रहे हैं। जब मिट्टी ही जवाब दे जाएगी तब क्या होगा? जब मौसम ही साथ नहीं देगा, जब धरती माता के गर्भ में पानी सीमित रह जाएगा, तब क्या होगा? आज दुनिया भर में खेती को इन चुनौतियों से दो चार होना पड़ रहा है। ये सही है कि केमिकल और फर्टिलाइजर ने हरित क्रांति में अहम रोल निभाया है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हमें इसके विकल्पों पर भी साथ ही साथ काम करते रहना होगा और अधिक ध्यान देना होगा। खेती में उपयोग होने वाले कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर हमें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है। बाहर से, दुनिया के देशों से
अरबों खरबों रुपया खर्च करके लाना पड़ता है। इस वजह से खेती की लागत भी बढ़ती है, किसान का खर्च बढ़ता है और गरीब की रसोई भी महंगी होती है। ये समस्या किसानों और सभी देशवासियों की सेहत से जुड़ी हुई भी है। इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है। इससे पहले की खेती से जुड़ी समस्याएं भी विकराल हो जाए, उससे पहले बड़े कदम उठाने का ये सही समय है। हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर नेचर यानी प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। जब मैं प्रकृति की प्रयोगशाला की बात करता हूं तो ये पूरी तरह से विज्ञान आधारित ही है। ये कैसे होता है इसके बारे में अभी आचार्य देवव्रत जी ने विस्तार से बताया भी है। हमने एक छोटी सी फिल्म में भी देखा है और जैसे उन्होंने कहा उनकी किताब प्राप्त कर करके भी YouTube पर आचार्य देवव्रत जी के नाम से ढूंढेंगे तो उनके भाषण भी मिल जाएंगे। जो ताकत खाद में है, फर्टिलाइजर में है, वो बीज, वो तत्व प्रकृति में भी मौजूद है। हमें बस उन जीवाणुओं की मात्रा धरती में बढ़ानी है, जो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें देसी गायों की भी अहम भूमिका है। जानकार कहते हैं कि गोबर हो, गोमूत्र हो, इससे आप ऐसा समाधान तैयार कर सकते हैं जो फसल की रक्षा भी करेगा और उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा। बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। इस खेती में ना तो खाद पर खर्च करना है, ना कीटनाशक पर। इसमें सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है और बाढ़ सूखे से निपटने में भी ये सक्षम होती है। चाहे कम सिंचाई वाली जमीन हो या फिर अधिक पानी वाली भूमि, प्राकृतिक खेती से किसान साल में कई फसलें ले सकता है। यही नहीं, जो गेहूं, धान, दाल या जो भी खेत से कचरा निकलता है, जो पराली निकलती है, उसका भी इसमें सदुपयोग किया जाता है। यानी कम लागत, ज्यादा मुनाफा। यही तो प्राकृतिक खेती है। साथियों, आज दुनिया जितना आधुनिक हो रही है, उतना ही बैक टू बेसिक की ओर बढ़ रही है। इस बैक टू बेसिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी जड़ों से जुड़ना। इस बात को आप सब किसान साथियों से बेहतर कौन समझता है? हम जितना जड़ों को सींचते हैं, उतना ही पौधे का विकास होता है। भारत तो एक कृषि प्रधान देश है। खेती किसानी के इर्द गिर्द ही हमारा समाज विकसित हुआ है, परंपराएं पोषित हुई है, पर्व त्योहार बने हैं। यहां देश के कोने कोने से किसान साथी जुड़े हैं। आप मुझे बताइए, आपके इलाके का खान पान, रहन सहन, त्योहार, परंपराएं, कुछ भी ऐसा जिस पर हमारी खेती का, फसलों का प्रभाव न हो? कुछ भी नहीं है।
जब हमारी सभ्यता किसानी के साथ इतना फली फूली है तो कृषि को लेकर हमारा ज्ञान विज्ञान को कितना समृद्ध रहा होगा, कितना वैज्ञानिक रहा होगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज जब दुनिया ऑर्गेनिक की बात करती है, नेचुरल की बात करती है, आज जब बैक टू बेसिक की बात होती है तो उसकी जड़ें भारत से जुड़ती दिखाई पड़ती हैं। साथियों, यहां पर कृषि से जुड़े कई विद्वान लोग उपस्थित हैं जिन्होंने इस विषय पर व्यापक शोध किया है। आप लोग जानते ही हैं, हमारे यहां ऋग्वेद और अथर्ववेद से लेकर हमारे पुराणों तक कृषि, पाराशर और काश्यपीय कृषि सूक्त जैसे प्राचीन ग्रंथों तक और दक्षिण में तमिलनाडु के संत तिरुवल्लुवर जी से लेकर उत्तर में कृषक कवि घाघ तक हमारी कृषि पर कितनी बारीकियों से शोध हुआ है। जैसे एक श्लोक है, गोहितः क्षेत्रगामी च कालजो बीज तत्परः, कालज्ञो बीज तत्परः, वितंद्रः सर्वशास्त्राढ्य कृषको न अवसीदति। अर्थात जो गोधन का, पशुधन का हित जानता हो, मौसम समय के बारे में जानता हो, बीज के बारे में जानकारी रखता हो और आलस न करता हो, ऐसा किसान कभी परेशान नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता। ये एक श्लोक नेचुरल फार्मिंग का सूत्र भी है और नेचुरल फार्मिंग की ताकत भी बताता है। तो देखा आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के किसानों को प्रोत्साहित किया प्राकृतिक खेती की तरफ और उसको अपनाने पर भी उन्होंने जोर दिया। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विज्ञान और किसान में आज क्या है खास आपके लिए। किसान बहनों भाइयों, लगातार हमारे जो किसान हैं अच्छी फसल लेने के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए हम देखते हैं अलग अलग रसायन या ज़्यादा मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जो कि ना सिर्फ उनकी लागत तो बढ़ाता ही है, साथ ही भूमि स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, मृदा स्वास्थ्य को अगर देखें, उसको भी हानि पहुंचाता है। ऐसे में आवश्यकता है कि ना सिर्फ हम अपनी लागत को कम कर पाएं, बल्कि जिस तरह का नुकसान भूमि में हो रहा है, मृदा में हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसको भी रोका जाए। और इसी के लिए एक बेहतर विकल्प जो नज़र आता है वो है प्राकृतिक खेती। जी हाँ, किस तरीके से हमारे देश के किसान जो हैं प्राकृतिक खेती को अपना भी रहे हैं और इसके ज़रिए फ़ायदा भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो हमारी रासायनिक खेती है या जैविक खेती है उसमें ही फ़ायदा होता है, बल्कि प्राकृतिक खेती में भी हमारे किसानों को काफ़ी अच्छा लाभ मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो लागत है वो काफ़ी कम हो जाती है और इसीलिए इसको ज़ीरो बजट फार्मिंग नाम से भी हम जानते हैं। क्या कुछ खास है इसमें, आइए देखते हैं। हानिकारक रसायनों के बिना होने वाली जीरो बजट खेती पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। यही वजह है कि इसे प्राकृतिक खेती भी कहा जाता है। ये ऐसी विधि है जिसमें सिर्फ 10% पानी और इतनी ही फीसदी बिजली चाहिए, यानी पानी और बिजली की 90% बचत। दूसरी ओर आपको ना महंगे कीटनाशक खरीदने और ना जेब पर डाका डालने वाले रासायनिक उर्वरक, यहाँ तक कि केचुआ या फिर जैविक खाद की भी कोई जरूरत नहीं है। और पैदावार भी रासायनिक या जैविक विधि से कम नहीं होती। बस आपके पास देसी गाय होनी चाहिए। सिर्फ एक देसी गाय 30 एकड़ जमीन के लिए काफी है, फिर चाहे जमीन सिंचित हो या असिंचित। संसाधन निर्माण के लिए जरूरी कच्चा माल भी किसी दुकान से नहीं खरीदना है, बल्कि वो खेत में या गांव में प्राकृतिक रूप में मौजूद होता है। यानी कच्चा माल खुद ईश्वर प्रदान करेगा। जंगल में उगने वाले पेड़ों को भला कौन खाद पानी देता है?
ये एक ईश्वरीय प्रक्रिया है। इसी कारण जीरो बजट फार्मिंग को आध्यात्मिक खेती भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि खेतों में इस्तेमाल होने वाले रसायन जहरीला बना रहे हैं और पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है। जीरो बजट फार्मिंग में इस तरह की समस्याएं नहीं आती। इससे मिट्टी के भौतिक गुणों में इजाफा होता है, उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और फसल की गुणवत्ता भी। इस तरह की खेती में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जीवामृत की है। इसे बनाने के लिए प्लास्टिक का ड्रम लें और उसमें 200 लीटर पानी, 5 से 10 लीटर गोमूत्र और 10 किलो देसी गाय का गोबर डालें। फिर उसमें 1 किलो काला गुड़ मिलाएं और 1 किलो बेसन डालना है। मेड़ की या फिर पौधों की जड़ों से चिपकी हुई एक मुट्ठी मिट्टी मिलाएं। सबको घोलकर बोरी से ढक कर रखें। ड्रम को खुले में रखें और इसे बारिश के पानी से बचाएं। सुबह शाम क्लॉकवाइज घोलें। 4 दिन में आपका जीवामृत तैयार हो जाएगा। इसे आप बागवानी फसलों में छिड़क सकते हैं। इस पद्धति में सहफसली खेती की जाती है। इस तरह मुख्य फसल में जुताई और सिंचाई वगैरह की जो थोड़ी बहुत लागत आती है, वो सहफसलों से आराम से निकल आती है। बेहतर फसल के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। दलहनी पौधों में जबरदस्त नाइट्रोजन पाया जाता है। लिहाजा जीरो बजट फार्मिंग में सहफसल के रूप में दलहन बोने की सलाह दी जाती है। इस पद्धति में हाइब्रिड बीजों का नहीं बल्कि पूरी तरह से देसी बीज बोए जाते हैं। भारतीय कृषिविद सुभाष पालेकर जीरो बजट फार्मिंग के जनक हैं। इन्होंने किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए 1990 में कर्नाटक से इसकी शुरुआत की थी। कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश में 5 लाख किसान इस तरह की खेती कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी सरकार ने इसे लेकर प्रोजेक्ट शुरू किया है। केंद्र सरकार भी इस खेती को प्रोत्साहित कर रही है। वो चाहती है कि किसान फिर से अपनी जड़ों की तरफ वापस आएं और हानिकारक रसायनों से खेतों को बचाएं। तो देखा आपने किस तरीके से जीरो बजट फार्मिंग या फिर प्राकृतिक खेती की हम बात करें, कुदरती खेती की हम बात करें, ये कितनी गुणकारी है, लाभकारी है सभी के लिए, ना सिर्फ किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए और बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में आज आपके लिए क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, लगातार आपको हम जानकारी देते हैं किस तरीके से हमारे देश में जो कृषि का रूप है वो बदल रहा है और काफ़ी हद तक इसका श्रेय जाता है हमारे किसानों को भी। जी हम बात कर रहे हैं आज खासतौर से हरियाणा के एक सफल किसान जिनका नाम है राहुल दहिया। बागवानी ये करते हैं, लेकिन किस तरीके से बागवानी जो है उसको उन्होंने पूरी तरीके से समझा, बदला और आज के समय में ये बाकी किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। किस तरीके से इनका सफ़र शुरू हुआ और आज किस मुकाम पर ये पहुंच चुके हैं, आप खुद ही देख लीजिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कौन कहता है कि खेती में अच्छी आमदनी नहीं हो सकती? थोड़ा सा अलग सोचिए, थोड़ी सी समझदारी दिखाइए और वैज्ञानिकों की थोड़ी सी सलाह मान लीजिए। खेती में कुछ नया कीजिए, कुछ अलग कीजिए। प्रचलित फसलों की जगह बाग लगाइए और सब्जियां उगाइए। खेती का पैटर्न बदलने में शुरुआती खर्च जरूर होगा, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार की ढेरों योजनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। ये योजनाएं आपको सब्सिडी भी दिलाएंगी और उन्नत खेती के तरीके भी बताएंगी। 2-4 साल में ही आपके दिन बदलने लगेंगे।
अब राहुल दहिया को ही ले लीजिए। 20 साल पहले उन्होंने सिर्फ 2 एकड़ जमीन पर अमरूद की खेती शुरू की थी। आज 23 एकड़ जमीन पर बागवानी कर रहे हैं। 13 एकड़ जमीन उनकी अपनी है, 10 एकड़ किराए की। अमरूद के अलावा किन्नू, मौसमी, माल्टा, आड़ू, पपीता, केला और आलू बुखारा के बाग भी उनके खेतों में लगे हैं। हमने शुरुआत 2 एकड़ से की थी अमरूद की खेती की, तो आज हमारे पास लगभग 5-6 एकड़ में अमरूद का बाग, 2.5 एकड़ में आलू बुखारा, 3 एकड़ में आड़ू, कुछ पपीता है। तो हमारी जो शुरुआत थी वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के द्वारा सामुदायिक तालाब, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की बहुत भारी किल्लत थी। ज़मीन का जो पानी था वो नमकीन था हमारा, तो हमने सरकारी स्कीम के तहत हमारे खेतों में सामुदायिक तालाब खुदवाए और ड्रिप सिस्टम का फ़ायदा उठाया हमने, जिस पे 90% के करीब सब्सिडी दे रही थी सरकार उस टाइम। तो हमने बागवानी की शुरुआत की थी। इस जमीन पर सब्जियां, दालें या फिर दूसरी फसलें उगाई जा सकती हैं। राहुल दहिया का कहना है कि इससे घरेलू जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं और फसलों पर आने वाली लागत भी निकल आती है। इस तरह फलों से होने वाली कमाई आपकी नेट इनकम होगी। खेती के साथ साथ अगर आप पशुपालन, मुर्गी पालन या फिर मछली पालन भी कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा, क्योंकि इनसे न सिर्फ अतिरिक्त आमदनी होगी बल्कि खेतों के लिए प्राकृतिक खाद भी मिल जाएगी। हमारी नर्सरी हरियाणा सरकार से, हरियाणा बागवानी बोर्ड से और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जिसमें आप आड़ू, शान पंजाब, सतलुज पर्पल आलू बुखारा, इसहार सफेदा अमरूद इत्यादि के पौधे हमारे यहाँ से खरीद सकते हो। पौधा खरीदने पर आपको सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाएगी वो हमारे बिल पे लागू होती है। वो सब्सिडी आपको मिल जाएगी सरकार से, जिससे आपको तालाब खुदवाने में मदद मिलेगी, ड्रिप लेने में मदद मिलेगी। पौधे के ऊपर भी सब्सिडी सरकार देती है। तो वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज इनके ऑफिस हैं, वहाँ बागवानी अधिकारियों को ये कागज़ सबमिट करवा के आप अपनी सब्सिडी ले सकते हो। मैं यही चाहूँगा कि हर ज़मींदार को थोड़ा थोड़ा बागवानी पर जाना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कोई 1 एकड़ से 2 एकड़ से अपनी शुरुआत कर सकता है। जब इंसान कोई एक काम शुरू करता है तो कई और राहें अपने आप बन जाती हैं। राहुल फलों की नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं। उनकी नर्सरी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। देहमंड सिवानी रोड पर इनका बगीचा है। अगर आप भी बागवानी की शुरुआत करना चाहते हैं तो इनके बागों की सैर जरूर करें। तो किसान भाइयों, कुछ समय समय के रहते आप अपने खेतों में किसी अच्छे डॉक्टर की विजिट करवाएं, बागवानी अधिकारी के पास जाएं, उनको बुलाएं, उनसे पूछते रहें कि आपको क्या समस्या है, वो आपको उसका हल बताएंगे। आप उनके दिशा निर्देश काम करें तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। मेरे गांव में शुरुआत में 2 एकड़ से मैंने बागवानी का काम शुरू किया था। आज मेरे गांव में लगभग 450 एकड़ पे बागवानी हो रही है, जिसमें 23 एकड़ तो खुद मेरा ही है। तो जैसे बड़े ज़मींदारों को इस में सामने आना चाहिए, उसके साथ छोटे ज़मींदार अपने आप जुड़ते जाएंगे और 1 एकड़ बागवानी की खेती से आप लगभग 10-12 एकड़ जो नॉर्मल धान जीरी की खेती है, अपनी नरमा की खेती है, उसका मुकाबला कर पाएंगे। राहुल अपने इलाके में किसानों के बीच खासे मशहूर हैं। 30 से 35 लोगों को उनके यहाँ बराबर रोजगार मिल रहा है। बहुत से किसान उनसे सलाह मशवरा लेने आते हैं। राहुल का कहना है कि आम फसलों के मुकाबले बागवानी फसलों में 10 से 12 गुना ज्यादा आमदनी होती है।
फायदा न सिर्फ किसान को मिल सके, पर्यावरण को मिल सके, बल्कि उपभोक्ताओं तक भी ये फायदा पहुंचाया जा सके। आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी। जो यहाँ आपके टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए, फिर ये सारी जानकारी आप देख पाएंगे कृषि दर्शन के साथ यूट्यूब के माध्यम से, कभी भी कहीं भी। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है krishidarshan@gmail.com। साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। साथ ही कृषि संबंधित नई नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। भाभी, गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प? क्योंकि जीना इसी का नाम है।